पिछले साल भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिला। ये राशि कांग्रेस समेत सभी ऑपोजिशन पार्टीज को मिलने वाले चंदे से करीब 5 गुना ज्यादा है। बीजेपी के मुख्य डोनर्स में ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें बीजेपी सरकार से बड़ी सब्सिडीज और कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं या जिन पर ईडी, सीबीआई की जांच चल रही है। टाटा ग्रुप को बीजेपी सरकार से 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली और उसके 4 हफ्ते बाद टाटा ने बीजेपी को 750 करोड़ का चंदा दिया, जिससे क्विड प्रो को यानी पैसा दो कॉन्ट्रैक्ट लो का बड़ा सवाल एक बार फिर उठ खड़ा हुआ है। आज हमारे देश में मनी पावर और क्विड प्रो को से लोकतंत्र को कितना बड़ा खतरा है। अगर चुनावी लोकतंत्र में एक ही पार्टी के पास 80% फंडिंग है तो क्या देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव है? किसी भी लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में पारदर्शिता होना कितना जरूरी है? आज इन सभी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे जानने भी दो यारों में। जानने भी दो यारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजलि भारद्वाज और मेरे साथ हैं देश के पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर एसवाई कुरैशी और आरटीआई कार्यकर्ता अमृता जौहरी। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024-25 में मेजर पॉलिटिकल पार्टीज को दिए गए कुल चंदे में लगभग 80% 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस पार्टी समेत 12 विपक्षी दलों को केवल 1,500 करोड़ रुपए मिले। अधिकतर चंदा टाटा ग्रुप, मेघा इंजीनियरिंग, एल&टी और वेदांता जैसी बड़ी कंपनियों द्वारा दिया गया। अब ये तो सभी जानते हैं कि कोई कंपनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को यूं ही पैसे नहीं देती। चंदा तो इस अपेक्षा से दिया जाता है कि पार्टी कंपनी के बेनिफिट के लिए काम करे, कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स दे, पॉलिसी और कानून कंपनी के हित में बनाए, जिसे क्विड प्रो को कहा जाता है। यही कारण है कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन माना गया है। स्क्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में टाटा ग्रुप को बीजेपी सरकार से सेमीकंडक्टर प्लांट्स लगाने के लिए 44,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिली और उसके ठीक 4 हफ्ते बाद टाटा ने बीजेपी को 750 करोड़ की डोनेशन दे दी। ऐसे ही हीरो ग्रुप जैसी कंपनियों ने बीजेपी को चंदा दिया है, जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और अन्य सेंट्रल एजेंसीज की जांच चल रही है। और ये कोई नई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा का खुलासा हुआ, तब भी यही पैटर्न सामने आया था। क्विड प्रो को, एक्सटॉर्शन और रेगुलेटरी इनएक्शन के पोटेंशियल केसेस उजागर हुए थे। डॉक्टर कुरैशी, अकॉर्डिंग टू यू, ये जो पूरा मनी पावर और क्विड प्रो को का जो मुद्दा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए, चुनावों के लिए देश में इसका क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, मैं तो पिछले 15 साल से यही कह रहा हूँ कि चुनाव में जो खर्चा होता है और जिस तरह पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ये फाउंटेन हेड ऑफ ऑल करप्शन इन द कंट्री है। जब आप सैकड़ों करोड़ चंदा लेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। तो जो आपने भी यूज़ किया, मैं भी यही कहता हूँ कि कोई फ्री लंच तो होता नहीं। आप चंदा देंगे तो उसके बदले कुछ तो मिलेगा। लेकिन जो आपने ये फिगर्स बोली कि 6,000 करोड़ इनको मिले, मैं तो इस फिगर से हैरान हूँ कि ये फिगर्स मुझे तो फेक लगती हैं। 6,000 करोड़, सिर्फ 6,000 करोड़, इतने बड़े बड़े जहाँ 44,000 करोड़ की सब्सिडी है, उसके एवज में 750 करोड़ में ही पार्टी खुश हो गई। ये भी मुझे तो हैरानी की बात लग रही है। 44,000 करोड़ सब्सिडी है, 2,000, 5,000, 10,000 करोड़ भी लिया जा सकता था। तो एक तो ये कि रूलिंग पार्टी को ज़्यादा मिलता है, वो तो हैरानी की बात नहीं। वो तो हर रूलिंग पार्टी को ये एडवांटेज होता है कि उसी से काम लेने पैसे।
और जैसा कि हम एग्री करते हैं जिस बात पे कि भाई क्विड प्रो के लिए ही ये चंदे दिए जाते हैं, पार्टी कोई भी पावर में हो, तो इसलिए रूलिंग पार्टी को ये ज़्यादा चंदे मिलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अपोजिशन को भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, बल्कि उस पर हैरानी होती है कि थोड़ा अपोजिशन को देता कौन है, क्यों देता है। या तो वो आते होंगे जिन स्टेट्स में जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का पावर में, शायद वहाँ से आते होंगे, अदरवाइज तो इतने उसकी पैसे की दुनिया में जिसके पास पावर नहीं है उसकी तो कोई परवाह ही नहीं करता। बहरहाल ये जो क्विड प्रो को आपने बताया कि इतने लाइसेंस मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, और तो और जिसका आपने जिक्र नहीं किया, बैंक के लोन, हज़ारों करोड़ के बैंक के लोन लेके बड़े बड़े पार्टी जाती हैं, पूछा जाए, देखा जाए, इन्वेस्टिगेट करें कि उन्होंने उस वक्त उन्होंने कितना चंदा दिया था। आज तक शायद आयोग की फिगर मैंने नहीं देखी, लेकिन उसके बिना तो ये बैंक लोन भी नहीं मिलते। तो जो बैंक लोन लेके ये सारे दूर फरार हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इसका इलाज तो बहुत ज़रूरी है, जिसका मैं तो 15 साल से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ कि इसका समाधान, सुधार इसका होना चाहिए। और मैंने एक सजेशन भी दिया, अगर आप कहें तो मैं अभी बता दूँ। नहीं, आपने तो बहुत बार ये भी बात की है कि इतने बड़े पैसे की ज़रूरत भी क्यों पड़ रही है, करेक्ट, जो करेक्ट, पार्टीज हैं उनको करेक्ट, करेक्ट, चंदा इकट्ठा क्यों, करना। हाँ, उस पे ये कि देखिए हमारे देश में कानून है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए इलेक्शन में, जिसकी वजह से कैंडिडेट्स के ऊपर एक अपर लिमिट होती है। जी, अब जो फ्लेक्सिबल है, बढ़ाते रहते हैं उसको, और आजकल लोकसभा के लिए 95 लाख रुपए है। तो आप अगर एक कैंडिडेट हैं तो आप तो 95 लाख रुपए से 1 रुपया फालतू खर्च करेंगे तो आपका इलेक्शन वॉइड डिक्लेयर कर देगी इलेक्शन कमीशन। लेकिन आपकी पार्टी आपके ऊपर 20 करोड़ खर्च करेगी तो वो तो जायज़ है। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो कुछ भी नहीं रही, ये तो बकवास हो गई। जो सीलिंग का मकसद जो था वो भी डिफीट हो गया। सीलिंग का मकसद तो ये है कि विद इन लिमिटेड मीन्स इलेक्शन हो जाए। यूके जहाँ से हमने ये सब सारा पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, वहाँ तो पार्टी के ऊपर भी सीलिंग है। तो 95 लाख अगर आप अपना खर्च कर सकती हैं तो 95 लाख पार्टी भी खर्च कर दे, न कि 20 करोड़ और 50 करोड़। ये लॉजिक है। एक तरफ तो हमारे लीडरों ने बार बार जिक्र किया कि साहब इलेक्शन में बहुत खर्चे होते हैं, इसको कम करो इसको, और शॉर्टन करो। तो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कॉन्टेक्स्ट में ही होता है, उस वक्त मैं उस कॉन्टेक्स्ट में सवाल करता हूँ कि वाह, ये तो आपका ये कंसर्न तो बड़ा ठीक है, खर्चा बहुत होता है, लेकिन उस खर्चे को रिस्ट्रिक्ट करना तो आपके हाथ में 2 मिनट का काम है। आप पार्टी के ऊपर सीलिंग लगा दीजिए। अब पिछले जनरल इलेक्शन में एक एस्टिमेट है CMS का, उसकी क्या वैल्यू है मुझे नहीं मालूम, कि 1 लाख करोड़ खर्च हुआ। तो इलेक्शन मैनेजमेंट पे तो 4,500-5 हज़ार करोड़ ही होता है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इतनी दुनिया की बिगेस्ट डेमोक्रेसी, 90 देशों के बराबर हमारी डेमोक्रेसी है, तो 5,000 करोड़ तो बड़ी बात नहीं। बाकी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज का होता है। वहाँ 2 डायमेंशन हैं कि एक तो अगर इसको वाकई आप घटाना चाहते हैं तो पार्टी के ऊपर सीलिंग लगा दीजिए, 1 लाख करोड़ से घट के 10,000 करोड़ पे आ जाएगा, ओवरनाइट आ जाएगा, अगर आप सिंसियर है, प्रपोजल सिंसियर है। दूसरी तरफ मेरे एक आर्गूमेंट है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि अगर ये पैसा खर्च हो रहा है तो इससे हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, ये तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है। पॉलिटिशियन की ब्लैक मनी या वाइट मनी गरीबों को तो जाती है, वो इलेक्शन के वर्कर होते हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कोई पोस्टर लगा रहा है, कोई छाप रहा है, पेंटिंग कर रहा है वगैरह, इन्हीं को तो जाती है। तो ये वही मनी अगर रिसाइकिल हो रही है तो कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं। और एक चीज़ जो मैं अक्सर बताता हूँ कि चुनाव जो वन नेशन वन इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में भी कि जी बार बार इलेक्शन का मतलब बार बार खर्चा, लेकिन जनता से पूछिए जनता क्या चाहती है। मैंने एक MP जो भर्तृहरि मेहताब हैं, जो BJD के थे, अब BJP के हैं, अब वो शायद लैंग्वेज उनकी बदल गई हो, उन्होंने बड़ा एक अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि जनता से पूछो, जनता को तो बार बार इलेक्शन अच्छा लगता है क्योंकि उसके पास पावर ही एक है। अगर वरना कितनी बार आपने देखा है कि MP साहब, MLA साहब जो इलेक्शन जीतने के बाद 5 साल तक जाते ही नहीं है, और लोगों को पोस्टर लगाने पड़ते हैं, गुमशुदा की तलाश ये करनी पड़ती है। उस लिहाज से तो बार बार इलेक्शन अच्छी चीज़ है। और उस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक दफ़ा पूना में MIT कैंपस में एक यूथ पार्लियामेंट होती है, आई थिंक तकरीबन हर साल ही होती है, शायद 5,000 बच्चे उसमें आते हैं। तो एक छत्तीसगढ़ की एक लड़की ने बड़ा अच्छा एक स्लोगन दिया था कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है। उस लिहाज से तो बार बार इलेक्शन
और ये खर्चा शुड नॉट बी एन इशू। लेकिन चूँकि कमिंग बैक टू द रूट ऑफ टुडेज डिस्कशन कि इस खर्चे की वजह से करप्शन बढ़ती है कि जो कॉरपोरेट पैसा दे रहा है उसको कुछ ना कुछ तो चाहिए, और जो बिल्कुल ऑब्वियस है क्या चाहिए मिलता है, साबित भी हो गया कि इधर उन पर रेड हुआ और उसके बाद 10 दिन में वो पैसे दे देते, वो सब उनको लॉन्ड्री जो मशीन है वो उनको वाइट वॉश कर देते। ये कितना ब्लेटेंटली होता रहा हो रहा है। इसका एक हमें जेनरिक इलाज करना पड़ेगा। और जो मैं कई बार कहता रहता हूँ कि नेशनल इलेक्शन फंड बना दीजिए। एक तो पहले होता था ट्रस्ट, ना ट्रस्ट को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ट्रस्ट तो वो थी ऐसी कंपनी ने, वैसे फाउंडेशन ने अपने को बना दिया, ट्रस्ट बना दिया। जो पैसा कंपनी की तरफ से देते वो ट्रस्ट की तरफ से दे दिया, वो रिश्वत जो देनी है वो ट्रस्ट की तरफ से दे दी। जो अभी निकल के आई है, ये फिगर्स रिसेंटली आई हैं कि ये फिगर्स भी निकल गए हैं, उस पे अभी हम चर्चा करते हैं। अमृता, अगर आप हमें बताएं जो हाल ही में खुलासे हुए हैं, रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में आप थोड़ी हमें बताएं कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है, कहां से चंदा मिला है, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, तो हाल ही में वर्ष 2024-25 की जो कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं वो सारी पार्टीज़ ने इलेक्शन कमीशन को सबमिट करे और इलेक्शन कमीशन ने ये अपने वेबसाइट पे डाले हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि बीजेपी के पास कुल 6088 करोड़ रुपए 2024-25 में आए और ये इनके पिछले साल के कंट्रीब्यूशन से 53% ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस आता है जिनके पास कुल 522 करोड़ आए। और अगर हम बीजेपी और कांग्रेस का एक तरीके से कंपैरिजन करें तो बीजेपी के पास कांग्रेस से 12 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आया। ये जो सारे कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स हैं ये केवल उन कंट्रीब्यूशंस के बारे में रिपोर्ट करते हैं जो कि 20,000 रुपये से ज़्यादा है, और जितनी भी ये कंट्रीब्यूशन थे उसमें डोनर का नाम, पैन, एड्रेस और कितना अमाउंट पार्टी को मिला ये सारे डिस्क्लोजर करने होते हैं अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 29C के तहत। पिछले साल तक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो चंदा था पार्टीज़ के पास वो आ रहा था इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से हमें नहीं पता चलता था, जनता को नहीं पता चलता था कि इनके डोनर कौन है और किस पार्टी को किस कंपनी ने कितना पैसा दिया। जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया और रोक लगा दी उसके ऊपर, यही बोल के कि ये वायलेटिव है ऑफ पीपल्स राइट टू नो, उसके बाद से इलेक्टोरल ट्रस्ट हैज़ इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट मीडियम फॉर कंट्रीब्यूशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो अगर हम देखें इलेक्टोरल ट्रस्ट की एक स्कीम बनाई थी 2013 में उस समय की सरकार ने, और इलेक्टोरल ट्रस्ट स्कीम के तहत कोई भी कंपनी एक ट्रस्ट खोल सकती है और वो ट्रस्ट उस कंपनी और बाकी और डोनर से भी पैसा लेके पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट को रिपोर्टिंग करनी होती है हर साल कि उनको किस किस ने डोनेशन दी और आगे उन्होंने किस किस पार्टी को पैसा दिया। तो एक ये इतनी लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी तो है इन ट्रस्ट में। 2024-25 के अगर हम बीजेपी के फिगर्स देखें तो बीजेपी का जो 6088 करोड़ का जो डोनेशन था उसमें से 60% से ज़्यादा इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से ही आया। इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूटर था वो था प्रूडेंट ट्रस्ट, जिन्होंने कि 2100 करोड़ बीजेपी को दिए, और प्रूडेंट ट्रस्ट के खुद के डोनर्स में से एक L&T ग्रुप की एक कंपनी थी और साथ ही में मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और उनके एक डायरेक्टर। दूसरे नंबर पे प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट ने बीजेपी को 750 करोड़ दिए और इस ट्रस्ट के पास केवल टाटा ग्रुप कंपनी से डोनेशंस आई थी। AB जनरल ट्रस्ट ने 606 करोड़ दिए बीजेपी को, और अगर हम इन तीनों ट्रस्ट का टोटल देखें तो इन्होंने 3500 करोड़ से ज़्यादा की डोनेशन की बीजेपी को, और इन्हीं तीनों ट्रस्ट ने कुल मिलाकर 308 करोड़ की डोनेशन करी कांग्रेस को। इनफैक्ट आप भी ये सारी जाकर ये रिपोर्ट्स देख सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की भी रिपोर्ट्स और इलेक्टोरल ट्रस्ट की भी रिपोर्ट। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाइए eci.gov.in, नीचे स्क्रॉल करके पॉलिटिकल पार्टी /कैंडिडेट वाले सेक्शन पे क्लिक करिए और वहाँ पे आपको ये सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी देखने के लिए। बिल्कुल, हम सबको याद है कि 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की एक स्कीम लेके आई थी बीजेपी सरकार, जिससे कि पूरी तरह से गोपनीयता बढ़ गई थी पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में। अब इस जो स्कीम थी उसके जरिए अगर कोई भी कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कितने भी करोड़ों रुपए का चंदा दे, किसी नागरिक को पता ही नहीं चल सकता था। और इस स्कीम का इस्तेमाल करके हजारों करोड़ों रुपए का चंदा कंपनीज ने भी पॉलिटिकल पार्टीज को दिया।
2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को रद्द कर दिया, ये कहकर कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये गैर संवैधानिक है, ये लोगों के सूचना के अधिकार को वायलेट करती है, इसका लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। अब जब ये स्कीम बंद हुई तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जगह इलेक्टोरल ट्रस्ट के माध्यम से पॉलिटिकल पार्टीज चंदा जो है वो पार्टीज को देने लगी कंपनीज। अब ये जो चंदा है इसको अगर हम देखें अब बहुत हद तक पारदर्शिता बढ़ी है, क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के तहत तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ता था, इलेक्शन कमीशन को भी नहीं मालूम पड़ता था, लोगों को भी मालूम नहीं पड़ता था। अब कम से कम इलेक्टोरल ट्रस्ट की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके थ्रू ये मालूम पड़ जाता है कि किस कंपनी ने कितना पैसा दिया, और ये भी पता चल जाता है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को बांटा। बहुत जरूरी रिफॉर्म रहा ये, क्योंकि पारदर्शिता, सूचना का अधिकार इससे बहुत फर्दर हुआ। लेकिन कमियां अभी भी हैं, जैसा आप कह रहे थे डॉक्टर कुरैशी, एक बड़ी कमी ये है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट जो है ये किस बेसिस पे तय कर रहे हैं कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा जाएगा। अब जैसे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा लायंस शेयर एक रूलिंग पार्टी को जा रहा है, पर किस बेसिस पे जा रहा है, ये कोई भी जो क्राइटेरिया है ये पब्लिक नहीं किया जाता, लोगों को मालूम नहीं पड़ता कि कैसे ये काम हो रहा है। तो इसमें क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है? आपने नेशनल इलेक्शन फंड की जो बात की, कई लोग तो कहते हैं कि कॉर्पोरेट डोनेशंस को बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए, लेकिन कॉर्पोरेट डोनेशंस हैं तो उसमें क्या किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, जो कॉर्पोरेट डोनेशन बैन करना और नेशनल इलेक्शन फंड दोनों कंट्राडिक्टरी नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। कि कॉर्पोरेट फंडिंग टू पॉलिटिकल पार्टीज बैन हो जानी चाहिए, चाहे ट्रस्ट के थ्रू या डायरेक्टली, क्योंकि वहाँ से कोई प्रोको का जन्म होता है। मैं आपको इतना चंदा देता हूँ, आप मुझे ये लाइसेंस दे दीजिए या मुझे सब्सिडी दे दीजिए 44,000 करोड़ की, तो वो डायरेक्टली दिया तो या डर के मारे दिया या आर्म ट्विस्टिंग की वजह से उनका हाथ मरोड़ा गया इस वजह से दिया। उसका बड़ा अच्छा इलाज है कि आप नेशनल इलेक्शन फंड बनाइए, उसमें डालिए। वो इलेक्शन फंड से किसको जाएगा आपका तो डिस्क्रेशन नहीं है। ये पार्टी जो कहती हैं कि जब गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम बॉन्ड की शुरू की थी, उस वक्त ये कहा था कि जो डोनर है उसको वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहता, वो सीक्रेसी चाहता है। और क्यों चाहता है? क्योंकि हम अगर किसी अपोजिशन पार्टी को देते हैं तो ये लोग आके हमें सज़ा देते हैं और हमारी पिटाई करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने ऑर्डर में भी कहा कि जी जो बदला लिया जाता है तो बदले की भावना, उसका एक ही इलाज ये है कि अगर आपने पैसा देना है आपको डेमोक्रेसी को चलाए रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है, आप इलेक्शन फंड में दे दीजिए, तो आप पे ये इल्ज़ाम नहीं लगेगा कि आपने किसी लालच की में आपके किसी को आपने तो एक फ़ंड को दिया है, नेशनल फंड। और नेशनल फंड इसको कैसे खर्च करेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये पॉलिटिकल रूलिंग पार्टी वगैरह को नहीं देगा। ये जितने वो देगा उनकी स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्टोरल परफॉर्मेंस। मैं जो इसमें एक फार्मूला कहता रहा हूँ कि 100 रुपये पे हर एक वोट के ऊपर 100 रुपये ले लीजिए। आपको एक वोट आया 100 रुपये ले लीजिए, आज जाके आइसक्रीम खाइए। और अगर 1 लाख वोट आया उसके को मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। तो इसके नतीजे में और फिर उस पर सवाल किया गया कि क्या ये वो काफ़ी होगा, तो मैंने उस वक्त जवाब दिया था और अब वो अपडेट करके दे देता हूँ कि उस वक्त 55 करोड़ था, अब है 66 करोड़ वोट पड़े थे। तो 100 रुपये के हिसाब से 6,600 करोड़ रुपए हुए ना। पॉलिटिकल पार्टी का चंदा साल भर में कितना हुआ? इतना ही तो हुआ। तो जो चीज़ें ये हम हाथ मोड़ के गर्दन और थप्पड़ मार के लेते हैं या भीख मांग के लेते हैं, डिग्निटी अपनी लूज़ करके लेते हैं, इनको डिग्निटी से चेक से मिलेगा फ्रॉम नेशनल इलेक्शन फंड। किसी का ऑब्लिगेशन नहीं, किसी का एहसानमंद नहीं होना, ये तो बड़ी डिग्निफाइड चीज़ है। और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस है, इलेक्टोरल परफॉर्मेंस, जो फर्ज नहीं हो सकता। इलेक्शन की रिगिंग विगिंग की बात होती रहे, लेकिन आपको जितने वोट मिले वो तो सब मालूम है। उसमें मैं बढ़ा के कहूँगा जो मिले वो मुझे 1,000 में कर दो, मुझे 5 मिले, 5,000 मिले थे दे दो उसको, बताओ, ये तो है नहीं। तो ये बहुत, और ये दुनिया के में यूरोप में 70% देशों में ये सिस्टम चलता है, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल सकता? 13 साल से तो मैं इस पे आर्टिकल लिख रहा हूँ और मैं दे रहा हूँ। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इसमें लगता है इंटरेस्ट ही नहीं है ट्रांसपेरेंसी में।
क्योंकि जितना कंफ्यूज रखेंगे उतना शायद फ़ायदा उठाते हैं। तो बिल्कुल आप और एक चीज़ मैं ज़रूर आपको याद दिला दूं कि जब आपने इलेक्टोरल बॉन्ड का जिक्र आया था कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड बजट स्पीच में शुरू हुए थे। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने कहा, मैं सुन रहा था वो बजट स्पीच, तो उसमें कहा कि ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते। मैं बड़ा खुश हुआ कि यही तो हम कह रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट उनका, और 70 साल से हम उसको अचीव करने में नाकाम हुए, फिर मैं कहा यही तो हम कह रहे हैं। और तीसरे में उन्होंने सारा उसको धो डाला कि इसलिए हम इलेक्टोरल बॉन्ड ला रहे हैं, और किसने किसको दिया ये हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जो डोनर है वो सीक्रेसी चाहता है ना। मैंने इस पर सवाल किया था, डोनर सीक्रेसी क्यों चाहता है? क्योंकि कोई प्रो को निकल के ना आ जाए, इसीलिए सीक्रेसी चाहता है। हालांकि वो ये उसका ये चाहने को भी मैं क्वेश्चन करता हूँ। 75 साल से डोनर सबको देता ही था, और दो पार्टियां लड़ रही हैं, दोनों को देता था। कोई जीत के आ जाए उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो पॉलिटिकल कल्चर था ना, सबको आप देते चले जाओ, तो जो भी आ जाए पावर में, कोई बदला लेने का हमने तो कोई बदला लेते हुए देखा नहीं। बीजेपी के खिलाफ किसी ने बदला लिया हो या बीजेपी किसी से बदला ले रही हो, ये भी नहीं देखा। तो शायद लोगों ने देखा। नहीं, बिल्कुल आपने जो कहा बात कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम भी जब लाई गई तो ट्रांसपेरेंसी के नाम पर लाई गई और बिल्कुल गोपनीयता बढ़ाने वाली स्कीम लाई गई। और ये भी बात आपकी मुझे लगता है बहुत इंटरेस्टिंग है कि डोनर्स मांग रहे हैं सीक्रेसी। हमें तो ये भी मालूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी अपने सोर्सेस को बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हैं, क्योंकि जो क्विड प्रो को है वो तो फिर जब निकलता है तो पॉलिटिकल पार्टीज पर भी एक रिफ्लेक्शन है कि आप चंदा ले रहे हैं और उसके बदले में काम कर रहे हैं। तो ये तो जो भ्रष्टाचार की बात सुप्रीम कोर्ट ने भी कही थी। अमृता, अगर आप थोड़ा सा बताएं कि जो पूरा इतिहास है कॉर्पोरेट फंडिंग का हमारे देश में, जो पॉलिटिक्स है उसमें, उसको थोड़ा आप ट्रेस करते हैं अगर। बिल्कुल। तो पहली बार जो कंपनीज एक्ट 1956 में आया था, उसमें कुछ भी ऐसा प्रावधान नहीं था कि कंपनीज पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं, लेकिन ना ही उसमें कोई रोक थी। तो जब टाटा ग्रुप्स ने अपने मेमोरेंडम बदला उस समय पे ये बोलने के लिए कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा देना चाहते हैं, तो पूरा मामला पहुंचा बॉम्बे हाई कोर्ट में। बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपहोल्ड करा कि हाँ, कंपनीज पैसा दे सकती है पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि इस पर कोई भी रोक नहीं है। लेकिन उस समय के बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस चागला ने बोला कि ये एक बहुत ही खतरनाक विषय बन सकता है डेमोक्रेसी के लिए, यदि अनचेक्ड मनी पावर आ गया और ऐसा ना हो कि पॉलिटिकल पार्टीज जो जनता है उनका काम ना करके इन कॉरपोरेट्स का काम करने लगे। तो उन्होंने बोला कि बहुत ज़रूरी है कि पार्लियामेंट को इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट्स और रेगुलेशंस लाने चाहिए। इसी के चलते 1960 में पार्लियामेंट ने कंपनीज एक्ट को संशोधित करा और उसमें उन्होंने एक लिमिट लगा दिया कि कोई भी कंपनी अपने पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका केवल 5% तक का पैसा किसी भी पार्टी को दे सकती है, और साथ ही उस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में बताना पड़ेगा कि उन्होंने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। यही सिस्टम काफ़ी सालों तक चला, लेकिन 1969 में इंदिरा गांधी की जब सरकार आई तो उन्होंने कॉरपोरेट डोनेशंस को पूरी तरह बैन कर दिया, पूरा उस पर रोक लगा दी। अब रिपोर्ट्स तो ये बताती हैं कि बैन तो लगा केवल कागज़ पे, लेकिन एक्चुअली कॉरपोरेट फिर ब्लैक मनी चैनल्स के थ्रू पैसा देने लग गई। और 1985 में फिर से ये एक बार संशोधित होके फिर अलाउ किए गए पॉलिटिकल पार्टीज़ को कंपनी द्वारा पैसा लेना, और वही वाला क्लॉज की 5% का कैप रहेगा, वही वापस लाया गया। 2013 तक वही सिस्टम चला, लेकिन 2013 में कंपनीज एक्ट पूरे नए सिरे से लाया गया। उसमें ये 5% के कैप को 7.5 तक बढ़ा दिया गया और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स भी पूरी बरकरार रहीं। 2017 में जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाने के लिए सरकार ने कंपनीज एक्ट को संशोधित किया, तो उसमें उन्होंने 2-3 ज़रूरी संशोधन करे। पहला तो उन्होंने 7.5% का जो कैप था वो पूरी तरीके से हटा दिया। दूसरा, उन्होंने बोला कि कंपनी को अपनी रिपोर्ट में केवल इतना बताना है कि उन्होंने कुल कितना पैसा दिया, पार्टी का नाम नहीं बताना, यानी कि ये नहीं बताना कि आपने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। तो इसका मतलब ये था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते ये जो अमेंडमेंट्स हुई, उसके बाद कोई भी कंपनी, चाहे वो लॉस मेकिंग कंपनी क्यों ना हो, वो भी पैसा दे सकती थी, और अनलिमिटेड अमाउंट, कोई लिमिट नहीं था कि आपको
केवल इतना % देना है। ये पूरा जब मामला फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल के बाद इसके ऊपर जब अपनी जजमेंट दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे के सारे संशोधन स्ट्राइक डाउन करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिमिटलेस जो फंडिंग है वो बिल्कुल आर्बिट्ररी है एंड इसलिए इट इज़ अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ ही में जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट को डाइल्यूट किया गया था वो उन्होंने बोला ये लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन है और इसलिए हम इसे स्ट्राइक डाउन करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद जो 2013 की जो पोजीशन थी वो ही वापस आ गई है, यानी कि आज अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पैसा, अगर कोई भी कंपनी पैसा देना चाहती है पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो अपने पिछले 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का केवल 7.5% तक का दे सकती है और साथ ही उस कंपनी को अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में बताना है कि उन्होंने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। बिल्कुल, तो मतलब कॉर्पोरेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बिल्कुल बरकरार है और ये जो डर रहता है कि लोकतंत्र में जहां लोगों का तंत्र होना चाहिए, सिटीजन शुड बी सॉवरेन, सरकारों को लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए, वहां पर वो पैसे लेकर कहीं कंपनीज के हित के लिए तो काम नहीं कर रही। और इसमें पारदर्शिता की अगर हम बात करें डॉक्टर कुरैशी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक मुद्दा उठ जाता है, क्योंकि अगर हम वोट करने जाएं, सामने कैंडिडेट्स अलग अलग पार्टी के खड़े हैं, तो लोगों को जानने का अधिकार होना चाहिए कि किस पार्टी ने किस कंपनी से पैसे लिए हैं, कितने लिए हैं, जिससे कि वो जान सके कि उनके लिए काम करेंगे। अब ये जो सूचनाएं हैं इन्हें दबाया जाता है बार बार। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बात उठी थी और लोगों ने कई बार, जो सूचना का अधिकार कानून है हमारे देश में जिसके तहत लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन है, उस कानून का इस्तेमाल करके पार्टियों से सवाल पूछे हैं कि आप बताइए आपके पास कितना चंदा आया, आपने कहां उसे स्पेंड करा, तो पार्टियों ने मना किया है। जबकि ये हुआ सब कुछ तो 2013 में मामला जब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में उसकी सुनवाई हुई तो सीआईसी ने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को तो आरटीआई एक्ट के तहत आना चाहिए। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज तो लोगों का चंदा इकट्ठा करती हैं जनहित में, उन्हें तो सूचना देनी चाहिए, इतने टैक्स एग्जेम्पशंस लेती हैं, इतनी सब्सिडीज टैक्स पेयर के मनी की, उनके बड़े बड़े दफ्तर हैं, लैंड उनको मिली हुई है सब्सिडाइज्ड रेट्स पे, तो देयर इज नो रीजन कि पॉलिटिकल पार्टीज आरटीआई एक्ट में आंसरेबल नहीं हो। अब ये होता तो रियल टाइम में भी एक तरह से इंफॉर्मेशन लोगों को मिल सकती थी, पर गांधी जी तो सिविल डिसोबीडियंस की बात करते थे। हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अनसिविल डिसोबीडियंस में बैठी हैं। पूरा मामला कोर्ट ले गई है, कोर्ट से कोई स्टे नहीं है सीआईसी के ऑर्डर पर, लेकिन पार्टीज जो हैं वो आरटीआई में जवाब ही नहीं देती। तो आपको क्या लगता है डॉक्टर कुरैशी के क्या आरटीआई एक्ट के तहत कितना जरूरी है, क्या आना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को? जी बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी तो सरकार चला रही हैं, पूरे देश में राज कर रही हैं, इसलिए उनका आरटीआई में ना आने का तो कोई मतलब ही नहीं। और सीआईसी ने, जैसे आपने कहा, उन्होंने तो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट दी थी कि ये पब्लिक अथॉरिटीज़, इनको अपना आमदनी खर्च सारा हिसाब किताब डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने बताया सुप्रीम कोर्ट में इसलिए इसका कोई समाधान नहीं निकलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने को भी एग्जाम कर रखा है कि जी हम आरटीआई में नहीं आते, विच इज़ ऑल्सो नॉट फेयर कि कोई अबव द लॉ तो देश में कोई भी नहीं हो सकता ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। क्या मतलब है कि आप आरटीआई में नहीं आ सकते? कई चीजें पे वो कह देते हैं कि हम नहीं देंगे, बहुत कुछ नहीं देंगे। तो यही वजह है कि आज तक उन्होंने इंसाफ नहीं किया आरटीआई के जजमेंट पे, सीआईसी की, उस पर उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था उस जजमेंट को, जो नहीं हुआ। तो बहरहाल ये हमारे सिस्टम्स बड़े, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है बड़े वीक हुए हुए। एक चीज़ जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में जिक्र किया था, एक कानूनी अमेंडमेंट एक और भी की थी जो बिल्कुल पब्लिक डिबेट से बची हुई है। एक ज़माने में एफसीआरए एक्ट में कोई फॉरेन डोनेशन आपके पास, आपके कज़िन लंदन से 100 पाउंड भेज दिया और अपने बैंक में डाल दिया, क्रिमिनल केस है। तो उस एक्ट में उन्होंने किया कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर बाहर से फंडिंग आएगी वो उसके ऊपर बैन नहीं है ना, वो फॉरेन चाइना से आ सकती है, वो अमेरिका से आ सकती है, वो ड्रग लॉर्ड्स की पैसा हो सकता है, उसको लीगल डिक्लेयर करने का, कानून बनाने का क्या इख्तियार था और क्या उसका हशर अभी तक हुआ, हमें तो, मुझे तो नहीं मालूम कि वो एक्ट अभी वैलिड है कि नहीं है। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो अभी तक वो वैलिड है। तो ट्रांसपेरेंसी के बारे में सरकारें आईं, सरकारें गईं,
लेकिन किसी ने कोई सीरियसनेस दिखाई नहीं, और जिसको आजकल हम देख रहे हैं, भुगत रहे हैं। नहीं, बिल्कुल जो आप कह रहे हैं कि बोथ बीजेपी एंड द कांग्रेस पार्टी, उनको पाया गया था गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द FCRA लॉ बाय द दिल्ली हाई कोर्ट, और उसके बाद मिलकर सभी पार्टीज ने FCRA कानून बदल दिया। बदल ये बहुत जरूरी बात है। 40 साल पुरानी इफेक्ट से, जी, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से। से बदल दिया। मतलब अब तो ये है कि हम अगर कानून का उल्लंघन करें, क्योंकि हमारे पास पावर है, हम तो कानून ही बदल देंगे। और ये जो पूरा मुद्दा आपने ट्रांसपेरेंसी का उठाया, ये बहुत ही जरूरी पहलू है इसका, डॉक्टर कुरैशी, जो आपने उठाया कि बाहर से जो फंडिंग आ रही है अब पॉलिटिकल सिस्टम को, ये तो पूरा डिस्टेबलाइज कर सकती है हमारे देश को। बिल्कुल। तो मतलब क्या लोगों को जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि कहीं बाहर से, चाइना से, अमेरिका से, आपने जैसे कहा, फंडिंग आ रही है, किसी पार्टी के पास आ रही है, कितनी आ रही है? ये सारी चीजें तो आर वेरी इंपॉर्टेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर पीपल टू हैव, लेकिन वो सूचनाएं हमारे तक पहुंचती ही नहीं है एज सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी। एक और जो बहुत कंसर्निंग चीज जिस पे मैं आपकी राय जानना चाह रही थी डॉक्टर कुरैशी, कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसमें एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक प्रोविजन है कि 20,000 रुपए से अगर कम कोई चंदा किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास आता है, उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है कि डोनर कौन थे, सोर्स ऑफ फंड क्या था। तो मतलब ये तो सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया कि अगर ऐसा सा प्रावधान होता है तो उसमें तो प्रॉब्लम ये रहती है कि अगर कोई आपको 1,000 करोड़ रुपए भी दे रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो लूप होल इस्तेमाल कर लेती हैं। वो उसको दिखा देती है कि छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ चंदा है, कि 20,000 की लिमिट है तो 19,900 रुपए की उन्होंने खूब सारे डोनेशंस दिखा दी और कहा कि देखिए हम तो डोनर का नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि वो डोनर का नाम तो बताना नहीं चाहती जिनसे 1,000 करोड़ रुपए लिया। अब ये मुमकिन हो जाता है, और ये हमने देखा है होते हुए, क्योंकि बहुत सारी पार्टीज हैं। मुझे याद पड़ता है BSP ने बहुत सालों से एक भी डोनर का नाम डिक्लेयर नहीं किया, ये कहकर कि हमें तो सारा चंदा जो है वो 20,000 से कम में ही मिलता है। तो बहुत पार्टीज इसको, ये कहाँ तक जायज है? क्या लगता है आपको इसमें कुछ चेंज होने की जरूरत है? देखिए, इसमें चेंज तो की गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड की जब डिबेट चली उसी ज़माने में, कि 20,000 से घटा के 2,000 कर दिया गया था, वो IT एक्ट में। जी, है ना? जी, जी, तो 20,000 की 20,000 से 2,000 पे कर दी गई थी। मैं समझता हूँ बहुत छोटे चंदे को, ऑफ कोर्स पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी, उन्होंने पूरे के पूरे एक डिपार्टमेंट बना लिए थे कि करोड़ों रुपए को 19,999 में कन्वर्ट करके वो टैक्स से बचते थे। लेकिन ये कि अब एक आम आदमी अगर कि अपनी पार्टी को 150 रुपये, 500 रुपये देना चाह रहा है, उसका भी साहब आप बैंक से कीजिए, वो ज़रा ज़्यादा उसको डिफिकल्ट करता है। तो 2,000 की लिमिट तो मैं समझता हूँ बड़ी रीज़नेबल है। और अगर पार्टी को 20 करोड़ लेके उसको 2,000 में कन्वर्ट करना है तो उसको कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए, प्रॉब्लम यही है, लोग यही कह रहे हैं कि वो 10 अकाउंटेंट और बिठा देंगे जो कि बैठ के वो 19,900 की जगह 1,990 रुपए की रसीदें काटेंगे, क्योंकि जहां पर वो मंशा ये है तो प्रॉब्लम रहती नहीं, ये बात वही ज़माना था जब सब्जी वाले और रिक्शा वाले से भी कहा जा रहा था कि साहब ट्रांजैक्शन सारी डिजिटल होनी चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट एक जो बड़ा मुद्दा रहा है पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग में, वो पूरा ब्लैक मनी का ही रहा है। मतलब कहा जाता है कि पूरे इकोनॉमी में एक बड़ा सोर्स ऑफ ब्लैक मनी इज़ पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग। और जैसा आपने बताया कि जब फाइनेंस मिनिस्टर 2017 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाए थे तो उसकी पूरी जस्टिफिकेशन ही ये थी कि डोनर्स अनोनिमिटी चाहते हैं, इसलिए वो ब्लैक मनी चैनल्स के थ्रू देते हैं। यदि हम इलेक्टोरल बॉन्ड में उनको अनोनिमिटी दे देंगे तो वो वाइट चैनल्स के थ्रू हमें देंगे, ऑन रिकॉर्ड देंगे। लेकिन एक्चुअली एविडेंस तो ऐसा कुछ भी नहीं है सामने कि इलेक्टोरल बॉन्ड जिस समय चल रहे थे उस समय कैश खत्म हो गया या ब्लैक मनी खत्म हुआ। इनफैक्ट 2024 के जो लोकसभा इलेक्शंस थे उसमें तो इलेक्शन कमीशन ने रिकॉर्ड कैश का सीजर करा 10,000 करोड़ से ज़्यादा। तो एक सवाल लोगों के मन में यही उठता है कि जब पूरे देश में प्रधानमंत्री भी हर समय बोलते रहते हैं कि डिजिटल पेमेंट करिए, UPI के थ्रू पेमेंट करिए, आजकल लोग 10-10 रुपये में सब्जी भी उसी के थ्रू पे करते हैं, हर एक सब्जी वाले, फ्रूट वाले के पास एक अपना QR कोड होता है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी फोर्स करा जाना चाहिए कि आप कैश में डोनेशन ना लें? और लोग कई बार डिमोनेटाइजेशन के समय की भी बात करते हैं कि भाई कितना लोगों के ऊपर एक प्रेशर था और लोगों को कितना इनकन्वीनियंस भी किया गया, यही कह के दैट वी मस्ट एड्रेस दिस इशू ऑफ ब्लैक मनी। तो क्या ये ज़रूरी है कि कैश डोनेशंस बैन किए जाए? और इनफैक्ट इस
पर एक सुप्रीम कोर्ट में भी प्ली भी एक डली है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी इशू करा है। और एक और प्रपोजल तो लोग ये भी बोलते हैं कि सारा खर्चा भी सिर्फ डिजिटल मोड से करिए, जिससे कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के पास कैश पाया गया तो वो अज्यूम किया जाएगा ये करप्ट प्रैक्टिस है। तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, डिजिटल होना की ख्वाहिश जो थी वो तो बेसिकली तो अच्छी थी, और यही होता है कि कैशलेस कंट्री हो जाएगी, लेकिन बाद में हुआ कि वो इतना आसान नहीं है, तो उन्होंने लेस कैश टर्म यूज़ करनी शुरू कर दी, क्योंकि बहुत बिल्कुल ही छोटी छोटी चीज़ों को 150 रुपए को भी डिजिटल में करना उसूलन तो बड़ा ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। इसलिए कहीं तो हमें सीलिंग ड्रॉ करनी पड़ेगी। 2000 रुपये वगैरह के चंदे पे तो हमें मैं समझता हूँ इतना नहीं। एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस पे मैंने बारहा लिखा था कि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट इलीगल डिक्लेयर नहीं करती, अगर सिर्फ एक लाइन का रिफॉर्म जो मैं सजेस्ट करता वो कर देते, ज़रूर इलेक्टोरल बॉन्ड करो, स्कीम चलाओ, बस किसने किसको कितना बॉन्ड दिया वो बता दो, ये तो बता ना। ये अगर ट्रांसपेरेंट हो जाता तो इस पे से चैलेंज बिल्कुल ख़त्म हो जाता। वो उन्होंने उसको हटाया नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया, और वी आर बैक टू स्क्वायर वन इन द सेंस कि भाई पैसा तो अभी भी ट्रस्ट के जरिए आ रहा है, तो उस हद तक तो ब्लैक मनी तो नहीं है ये। पहले तो कैश में आता था, 20,000 के ऊपर हर चीज़ को रिपोर्ट करना पड़ता था इलेक्शन कमीशन को, जो हम फिर पब्लिक डोमेन में करते थे। अब वो ट्रस्ट के जरिए आ रहा है तो उसको पकड़ तो आप सकते नहीं, लेकिन हमने देख लिया ट्रस्ट के बदले क्विड प्रो को, वो एक अनदर लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनती है कि ट्रस्ट ने किस वजह से दिया और इनको क्यों दिया, इनको क्यों नहीं दिया। ये आप लोगों की रिसर्च से निकल के आएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स होंगी। जी, तो पॉलिटिकल फंडिंग, जो राजनीतिक पार्टियों की जो फंडिंग का पूरा मुद्दा है, इसमें जो तमाम प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसको हम आज डिस्कस करते रहे हैं, चाहे वो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो, ब्लैक मनी का मुद्दा हो, ये पूरी बात हो कि क्विड प्रो को चलता है, इस पर क्या किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन द्वारा, ये हम आपसे थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे थे डॉक्टर कुरैशी। बिकॉज हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारे कदम उठा रहे हैं, मतलब अब SIR की एक्सरसाइज चल रही है, सारे नागरिकों को कहा जा रहा है, देश में जो 90 करोड़ 100 करोड़ वोटर हैं उन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने कागज दिखाइए, सिटीजनशिप प्रूव करिए। क्या इलेक्शन कमीशन इसमें भी कुछ कदम उठा सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी अपने दिखाएं कागज फंडिंग के? दूसरा, ये जो इलेक्शन कमीशन का जो अभी रवैया हम देख रहे हैं, इसके ऊपर भी बहुत बार चिंता रही है, आपसे डिस्कशन भी हुआ था कि जब लोग सूचना मांग रहे हैं कि CCTV कैमरा की फुटेज दे दीजिए इलेक्शंस में जो इकट्ठी की जा रही है, तो इलेक्शन कमीशन दौड़कर विदिन 10 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गए और कानून बदल दिया, कॉन्डक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का 93(2) रूल बदल दिया, और जिससे कि गोपनीयता बढ़ा दी गई कि सूचना ना देनी पड़े, CCTV कैमरा की फुटेज ना देनी पड़े। तो ऐसे में मतलब इलेक्शन कमीशन के पास जब कुछ पावर्स हैं, कुछ डिमांड कर सकते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर चेंजेस भी ला सकते हैं लेजिस्लेटिव, तो लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठता है कि ये सारी समस्या जो है, जो इतनी खतरनाक सिचुएशन है लोकतंत्र के लिए, क्या ये इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रही, उस पर फोकस क्यों नहीं है? देखिए, इलेक्शन कमीशन को इसकी जिम्मेदारी देना तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को जिम्मेदार वहाँ ठहराइए जो उनकी पावर में है। ये उनकी पावर में नहीं है, तो एक्ट के ज़रिए, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड आया था, एक्ट के ज़रिए आया था, सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए हटा दिया गया। इलेक्शन कमीशन से जब पूछा गया था कोर्ट में, उन्होंने भी सख्ती से अपोज किया कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत ख़राब स्कीम है, शुरू में, बाद में बदल दिया था। तो इसलिए, और लेकिन जैसा आपने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो सरकार से मिलजुल के, क्योंकि आजकल तो इलेक्शन कमीशन और सरकार में बहुत अच्छा तालमेल चल रहा है, तो वो तो शायद एक्ट जो चाहे बदलवा सकते, लेकिन अब बेसिक जिम्मेदारी तो सरकार ही की बनती है, और उन्हीं से पूछा जाए कि क्यों ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या कदम उठा रहे हैं, और कोर्ट की भी बनती है। देखिए, 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने ही, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के उसमें कि जो कैंडिडेट के फाइनेंशियल डीलिंग्स क्या है और क्रिमिनल केसेस उसके क्या क्या हैं, जनता जानना चाहती है वोट देने का डिसीजन लेने से पहले। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल जनता का हक है, और कंपलसरी कर दिया कि हर कैंडिडेट 2 एफिडेविट देगा नॉमिनेशन के वक्त कि भाई मेरे फाइनेंशियल, मेरा ये रिकॉर्ड है और मेरे क्रिमिनल केसेस ये पेंडिंग है।
उसको भी सरकार ने चालाकी करने की कोशिश की कि एक्ट तो लिया है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, उसमें उन्होंने क्या कर दिया कि जो कन्विक्शन है वो सिर्फ वो रिपोर्ट करे। कन्विक्शन की रिपोर्ट के बाद तो आदमी डिस्क्वालीफाई हो ही जाता है, वो तो कोई बात ही नहीं। PUCL एंड ADR वगैरह दे वेंट बैक टू सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा साहब ये तो आपके ऑर्डर की तौहीन कर दी इन्होंने, क्या ये कानून बना दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को अल्ट्रा वायरस कर दिया कि इलीगल है, जो हमने कहा था वो ठीक है, हर चीज़ आपने डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी। बार बार ये सुप्रीम कोर्ट में गया है, सुप्रीम कोर्ट बस उस पर ये कह देती है कि भाई कैंडिडेट भी अनाउंस करे कि मेरे पास पैसा कहाँ से आया था, पार्टी भी अनाउंस करे कि मैं ऐसे बेईमान कैंडिडेट को या जिसके पास मर्डर का चार्ज है उसको टिकट तो दे रहा हूँ लेकिन इस वजह से दे रहा हूँ, पार्टी के लिए भी कंपलसरी कर देगा। तो लेकिन ये ट्रांसपेरेंसी के नाम से बड़ी हाफ हार्टेड कोशिशें हैं, उससे कुछ सुधार तो हुआ नहीं। अब क्रिमिनलाइजेशन का आप देखिए 2004 से और 2024 के इलेक्शन में 22-23% जो क्रिमिनल कैंडिडेट्स होते थे अब 43% हो गए, बढ़ते जा रहे हैं। तो अब ये रिफॉर्म की भी उम्मीद भूल जाइए कि जब 43% कैंडिडेट्स के खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं और ये हम इल्ज़ाम नहीं लगा रहे हैं, कोई उन्होंने खुद एफिडेविट दिया हुआ है उसके मुताबिक, तो आगे ये इनसे इस किस्म के रिफॉर्म की उम्मीद कैसे करें कि जी हम क्रिमिनल को डिबार कर दें, ये खुद ऐसा वोट देंगे क्या ये लोग? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर कुरैशी के इंस्टीट्यूशंस आज कहीं पर कतराते नजर आ रहे हैं, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है रिफॉर्म्स की उसको करने से। और इलेक्शन कमीशन की भी बात इसीलिए लोगों के मन में उठ रही है आज, क्योंकि लोग यही देख रहे हैं कि SIR में बार बार बात हो रही है कि सिटीजनशिप चेक करना क्या इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है। अब अपने मैंडेट के बियॉन्ड जाकर इलेक्शन कमीशन कुछ चीजें करते नजर आते हैं। अब यहाँ पर ये बात है कि अगर इस तरीके की पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग होती है, गोपनीय तरीके से क्विड प्रो को होता है, करप्शन होती है, ये तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को सीधा इम्पैक्ट करती है। तो मतलब हम तो जब प्लीनरी पावर्स की बात है, इलेक्शन कमीशन खुद ही कहते हैं कि हमें तो प्लीनरी पावर्स है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, तो लगता है कि इस भी मुद्दे पर अगर इलेक्शन कमीशन और कुछ नहीं तो कम से कम केंद्र सरकार को चिट्ठियां लिखे कि आप कानूनों में अर्ज करें, उन्हें नज करें कि आप सही डायरेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी फंडिंग को लेकर जाएं। पर आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो, सुप्रीम कोर्ट हो, जुडिशरी हो, इलेक्शन कमीशन हो, एक जो विल की जरूरत है वो कहीं पर लैकिंग नजर आती है। पर आज हमारे साथ इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कुरैशी। थैंक यू अमृता। नमस्कार, शुक्रिया।